वहाँ पे गए अंदर, डॉक्टर ने बोला मेरे को कि आप इसका वो एक पंप सा होता है तो इसको दबाते रहो, इसका सीटी स्कैन वगैरह सब कुछ होएगा और जब तक आप इसको दबाओगे ना इसमें सांसें रहेगी। मेरे पैर काम नहीं कर रहे और मैं खड़ी खड़ी उसको मतलब पूरे जी जान से उसको दबाते रही, उसके पास खड़ी रही मैं। और वो एक बार मेरी साइड देखे, एक बार आंख बंद कर ले, एक बार मेरी साइड देखे, एक बार आंख बंद कर ले। फिर भी मैं उसको मतलब पूरे जी जान से उसको लगी रही थी मैं जो भी। उसके बाद बोला डॉक्टर कि अब आप बाहर जाओ। शायद वो उस टाइम तक मुझे तो दिख रहे थे कि हाँ उसमें सांस है, लेकिन शायद उसमें नहीं था कुछ भी। मेरे से पूछा गया, दूसरी शादी की भी पूछी क्योंकि 19 साल की मेरी शादी हुई थी, जब मैं 25 साल की थी तो हस्बैंड चले गए थे। तो पूछा गया दूसरी शादी की भी, मैंने मना कर दिया कि नहीं अब मैं अपने बेटे को नहीं छोड़ सकती भाई, मैं नहीं करूँगी दूसरी शादी। हस्बैंड के बरसी से 3 दिन बाद मेरे बेटे का जन्मदिन आता है 19 मई का। तो उस दिन जन्मदिन था बेटे का, तो उसका तो जन्मदिन हमने 3 दिन हुए थे मेरे हस्बैंड को सिर्फ। जब भी उन्होंने जिद की थी कि मेरे को केक खाना है, 3 दिन में भी हमने उसके लिए केक काटा था। 20 तारीख 2017 मई। बेटे की हालत ऐसी कि बिल्कुल मेरे हाथ काम है। परिवार में जिठानी है, उसने फोन कर दिया मेरे जेठ को, अब हमारी लड़ाई भरी रह जाएगी, एक बार छोरे ने तो संभाल लो आप। जेठ ने गाड़ी में बैठते पूछा कि कौन से हॉस्पिटल में लेके जाओगी? मैं कि गंगाराम में, प्राइवेट में। बोला पैसे ले रही है इतने, ये जवाब था उसका। राम राम भाई सारा ने। तो मैं आपकी सुमन मलिक आज जो हरियाणा के माध्यम से अपने जीवन की कहानियाँ आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। तो कहानी है भाई, जब शादी नहीं उससे पहले 9-10 साल की थी मैं, तब से ही पापा थे, भाई है एक बड़ा मेरे से, बहन छोटी, मम्मी। तो जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी भाई, घर में सब बढ़िया था। धीरे धीरे पापा ने थोड़ा ड्रिंक करना शुरू कर दिया, चले गई जिंदगी ऐसे ही हमारी। उसके बाद हम पढ़ते थे, मम्मी सिलाई करती थी, ऐसे ही हमारा गुजारा हो रहा था बहुत अच्छे से। भाई ने फिर लेबर तक का भी काम किया अपनी पढ़ाई के बीच में। भाई के ऊपर था सारा बोझ हमारे, क्योंकि उसने ही दोनों बहनों की शादी करनी थी, अपनी भी करनी थी, घर का भी सब कुछ देखना था। तो सब चले जा रहा था हमारा। भाई ने की मेहनत, बस ऐसे ही देखते देखते परिवार वालों को, सबको, रिश्तेदारों को भी सबसे पहले मैं ही बड़ी दिखी। मेरी शादी की सोचने लगे कि भाई शादी भी करनी है लड़की की। तो +2 की मैंने 1 साल कॉलेज में भी मना किया कि भाई नहीं, रहने दो, नहीं जाना, लड़की की शादी करनी है, माहौल अच्छा नहीं है, ये सब चीज़ें सोच के। लेकिन उसके बाद भी कहने सुनने के बाद कॉलेज गई 1 साल। मामा जैसे मांडोठी है, तो मम्मी गई हुई थी एक बार जैसे मामा के घर पे। तो उधर उन मम्मी की चाची लगती है एक, उन्होंने मम्मी को ऐसे ही रिश्ता बताया। तो मम्मी ने देखा कि मम्मी ने मामा से बोला कि भैया ऐसे ऐसे उसने काकी ने रिश्ता बताया है, एक बार देख लो। तो मामा ने भी सोचा कि भाई देख ले, लड़की बड़ी हो रही है। तो ऐसे ही बातचीत चलते चलते मेरा कॉलेज हो गया था, 1 साल ही गई थी कॉलेज में मैं। उसके बाद ये मेरे हस्बैंड और मेरी सास और मेरे ससुर गए हुए थे उधर अपनी बहन के घर पे। तो गर्मी का टाइम था, गेहूँ कटने लग रहे थे, तूड़ा उड़ा डाल रहे थे। तो तभी मामा का भी फ़ोन गया कि भाई कल वो आएंगे तो लड़की को भेज देना, वो देखेंगे। मतलब लाइफ अच्छी चल रही थी, बहुत सही थी, घर में जैसा भी था रूखा सूखा खा के अपना बढ़िया गुजारा हो रहा था, जैसा भी था भाई सब चल रहा था बढ़िया। तो आ गया ऐसे ही देखने के लिए। जैसे इन्होंने देखा, अप्रैल की 10 तारीख थी 2010 में, इन्होंने देखा, इन्होंने भाई देखते ही पसंद आ गया। बोला कि अब लड़के को देख के जाओ।
तो जैसे मामा आए, नाना आए, और जो बिचौला नाना लगता था वो भी आया, मामा भाई सब आए। सब ने देखा, ससुराल वालों ने इतनी झूठ बोल दी कि हद से ज़्यादा, कि हमारा बेटा तो ये करता है, एक बेटा बाहर रहता है, बड़ा बेटा भाई बेदखल है, भाई ये घर मैं इसका है, जो भी है, मतलब जितनी झूठ हो सकती थी बोल दी। एज का भी झूठ बोला उन्होंने। मेरे से 12-13 साल बड़े थे उस टाइम पे, मैं 19 साल की थी, वो 32-33 साल के थे। तो ऐसे ही फिर बात होगी, पक्का हो गया रिश्ता। एक हफ्ते के बाद ये अंगूठी डालने गए, वहीं मामा के घर पे इन्होंने अंगूठी डाली, सब चल हो गया, मतलब सही था सब कुछ। जब तक मम्मी और ने भी लगा भाई कि लड़की जवान हो रही है, घर परिवार अच्छा है, भाई इनको बचपन से जानते थे, ये आते जाते थे मांडोठी में, और हमारा घर और मम्मी का जो चाचा काका का घर था वो आमने सामने था, तो इनका सब पता था कि भाई सही है फैमिली, अच्छी पैसे वालों भी है, भाई मुआवजा मिलता था पापा को, सब कुछ ठीक था। बात हुई, सब कुछ होया, अंगूठी डाल के 1 महीने में पापा ने, ससुर ने जो थे, उन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया। मई की 29 तारीख को मेरी शादी तय होगी। शादी हो गई, सब सही था भाई घर पे। सास मुझे वही मिली जो होती है एक सास के काम, बट ये था कि ससुर के सामने थोड़ा ठीक थी वो, कम बोल, मतलब कुछ बोला करती मेरे से। उसके बाद 2 साल बाद मेरा बेटा हो गया, 2012 में। सब खुश थे, सब कि घर में बच्चा आ गया, एक और छोटा, काफ़ी सालों बाद। तो सब कुछ अच्छा ही था। हस्बैंड में थोड़ी ड्रिंक करने की आदत थी, उन्होंने मतलब इस बीच में कई बार सुसाइड करने की कोशिश की थी, क्योंकि घर में जब भी झगड़ा होता था, वो किसी को कुछ कहे ना कहे, वो अपने आप को तकलीफ ज़रूर देते थे। पता नहीं उसको ये क्या था, समझ ही नहीं आया। जब मेरा बेटा 1 महीने का था, मैं घर पे चली गई, तो जैसे ही आने का टाइम हुआ, हस्बैंड ने यहाँ पे कुछ फिनाइल वगैरह कुछ जो भी था वो पी लिया। तो एक रिश्तेदार का फ़ोन गया घर पे मम्मी के पास कि मौसी भाभी को लेके घर पे आ जाओ। मम्मी हर एक बार तो डर गई बहुत बुरे तरीके से कि भाई ऐसा क्या हुआ कि एकदम से बुलाया, भाई सब ठीक तो है। उसने बोला कि हाँ मौसी ठीक है, सब सब अच्छा है, तो आप भाभी को लेके घर पे आ जाओ। रात को 2:30 बजे बारिश हो रही, हम वहाँ से चले, गाड़ी करी भाई ने, मम्मी मैं और बेटा 1 महीने का था, वहाँ से चले। तो सुबह 5 बजे हम यहाँ पे पहुँचे, तो देखा तो पापा ससुर थे जो वो भी सोने लग रहे, सब सोने लग रहे अपने अपने कमरे में। हस्बैंड थे वो हॉस्पिटल में, उनके दोस्त था उनके साथ। मैं सीधे पहले हॉस्पिटल में गई, वहाँ मिली उनसे, फिर घर पे आई। तो आगे घर पे मेरे से किसी ने बात नहीं की, मैं अपने कमरे में चली गई। मम्मी ने सबको बोला कि भाई कोई आओ बाहर बात तो करो, कोई भी कमरे से बाहर नहीं आया। हो गया जो कुछ होना था, फिर सही से चल पड़ी लाइफ 1-2 साल। 2014 में सास और ननद के कलेश से ससुर ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड ऐसा कि आज तक किसी को यकीन नहीं हुआ कि उन्होंने सुसाइड किया था। रात को वो बहुत गुस्से में थे, हद से ज़्यादा, कि मुझे मरना है, मुझे मरना है। पापा थे जो ससुर थे वो मेरी बात मान लेते थे सबसे ज़्यादा। मेरे को बोला गया कि तू जाके बोल, तू बात करेगी पापा से, थोड़ा दिमाग ठंडा हो जाएगा। मैं गई, पापा से बात की, तो पता नहीं क्यों उन्होंने तो एक जिद लगा रखी थी कि मुझे मरना है। उसने, छोटी ननद ने मेरे को ऐसा उल्टा बोला, कैसे, जैसे मेरी छोटी ननद थी, उसने मेरे को उल्टा बोला कैसे। तो मैं कि पापा कोई बात नहीं, जो हो गया छोड़ो। मैं पापा की बेल्ट वगैरह, टाई वगैरह, वो नाड़ा तक भी गोज में गाल रहा था, मैं उसको भी वापस लेके आई। मैं कि नहीं पता क्या करे, लेकिन जो भी था, रात की बात बीत गई, सो गए सारे। रात को फिर ननद ने हस्बैंड के साथ झगड़ा कर दिया, हस्बैंड गुस्से में आके दूसरे मकान पे जाके सो गए। सुबह उठी मैं, पापा मेरे को कई दिन से बोल रहे थे बेटे मेरे कपड़े धो देना, काम वाली लगा रखी है, तेरी मम्मी तो धोती नहीं है, तो तू धो देना। मैं कहा ठीक है पापा।
मैं धो दूंगी। मैं उठी, मेरे से उठने से पहले मम्मी उठ ली थी, मेरी सास उठ के जोत वोत लगा के उन्हें नहा के नाश्ता करने लग रही थी। मैंने उठी, मैंने मशीन लगा दी, तो इतने में काम वाली आ गई। मम्मी बोली जाओ पापा के बर्तन उठा ला नीचे। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मैं नीचे नहीं जाऊंगी आंटी। मैंने मेरी सास को बोला, मैं कहा मम्मी आप लड़ो मत ना, मैं जाके पापा के बर्तन उठा के लेके आती हूँ। तो पापा का कमरा ऐसे बना हुआ है जैसे बाथरूम अटैच है, उस बाथरूम अटैच में ही दूसरे कमरे में भी उसका रास्ता निकलता है। तो बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ था। मैं धीरे धीरे गई पैर दबा के कि पापा के बर्तन उठा लूँ। पापा मुझे बेड पे नहीं दिखे। मैं सोची मैं बाथरूम में हो गए तो मैं थोड़ा इधर होके मैं बर्तन उठा के निकल लेती हूँ। मैं चुपचाप बर्तन उठा के निकलने लगी। जैसे ही जीने में चढ़ने लगी तो जो दूसरा रूम था, बाथरूम के रास्ते से दूसरे रूम का दरवाजा खुला हुआ जाली वाला, तो मतलब पापा की हालत मुझे ऐसे खड़े हुए दिखी। तो मेरे को लगा कि पापा पता नहीं क्यों इतने मतलब गंदे से तरीके में खड़े ऐसे। मैंने एक पैड़ी ऊपर चढ़ी, मैं फिर वापस मुड़ के देखा जाली में से कि पापा तो चारपाई खड़ी करके और चारपाई पर लटके हुए हैं। मतलब एक छोटे से नाड़े से, हालांकि 6 फुट की चारपाई होती है और 6 फुट के हमारे पापा थे, लेकिन समझ ही नहीं आया कि नाड़े से उन्होंने कैसे फांसी खा ली। हमारे नीचे गैलरी में एक झूला भी लगा हुआ था, वो भी उतार रखा था उन्होंने उन्होंने उतारा, किसी और ने मतलब नहीं पता चला कहानी का। रूम में पंखा था, तो चारपाई के ऊपर चेयर भी रख रखी थी। पंखे के शायद कोशिश की या किसी को वो किया गया, लेकिन वो लटके चारपाई पे पाए। मैं तो देख के ना तो मेरे से बोला जाए और ना ही मतलब ऊपर सीढ़ियों में चढ़ा जावे। घर ऊपर आई, मैंने मम्मी को बताया कि भाई मम्मी पापा, बस पापा से आके कुछ निकले ही नहीं। मगर पापा बोली क्या हो गया? बोले पापा, मका पापा तो मका लटक रहे हैं। मन ने मेरे हस्बैंड तक फोन कराया, मका जल्दी घर आ जाओ, जल्दी घर आ जाओ। आए, वहां से भागते भागते आए दूसरे मकान से, तो गली में सब ने देखा भाई कि किस तरीके से कैसे भाग रहा है, क्या हो गया। आया देखा तो पता नहीं वो मेरा ही दिमाग काम कर गया कुछ भी, जो भी वो पापा को उतारने लगे। हालांकि पापा में कुछ था नहीं उस टाइम तक, बट मैंने पता नहीं क्यों उसको हाथ नहीं लगाने दिया कि रहने दो अभी, मगे सबको आने दो। फिर जैसे ही आए, सब आए, उन्होंने वही देखा, उतारा जो भी है। पापा का पोस्टमार्टम हुआ वो रात को 2-2:30 बजे। उन्होंने सुसाइड किया हुआ, भूखे पेट थे, जो भी था। फिर उसके बाद चलता रहा। फिर सास ने, ननद ने क्या किया कि पापा की तिजोरी जो भी थी अपना सब कुछ निकाल लिया। झूठे इल्जाम लगाने शुरू कर दिए कि भाई बेटे बहू मारते हमें। घर से निकल के माँ बेटी गाड़ी, ज्वेलरी, पैसा जो भी था सब कुछ ले गए। उसके बाद इल्जाम पे इल्जाम लगते रहे, केस पे केस होते रहे। मेरे हस्बैंड पे भी केस, मेरे पे भी, जेठ जिठानिया पे भी, सब पे केस करती रही सास और ननद। तो उसके बाद फिर जैसे भी कोई समझौता होया उनका, भाई मम्मी घर में आवे, मनाई, हाथ पा जोड़े, आगे घर में। सबसे बड़े वाले जेठ हैं जो ज़्यादा ड्रिंक करते थे, उन्होंने फिर कुछ बोल दिया उनको। उनमें फिर चिंगरगी, मतलब वो फिर जाके कोर्ट में खड़ी होगी कि हम तो जाएंगे नहीं। उसके बाद वही केस चलते रहे। फिर मतलब वो 2016 तक का ऐसे, 2014 से 16 तक 2 साल तक ऐसे चलते रहे। हस्बैंड पे, मेरे पे, जेठ जिठानी पे ये केस चलते रहे। इस बीच बीच वाले जेठ ने, पापा ने उनको बेदखल किया हुआ था काफ़ी सालों से फ्रॉड के केस में। वो बाहर थे, 10 साल तक बाहर थे वो। अभी भी तिमारपुर थाने में वो केस चल ही रहा है। जमानत भी मेरे ही घर वालों ने दे रखी है उसकी। तो उस बीच बीच वाले जेठ ने सोची कि भाई मैं ही सब पे हैवी रहूँगा, तो उसने घर में आ गया। घर में रहा, एक फ्लोर बनाया, कभी मेरे घर वालों से पैसे लेने, कभी और कहीं से पैसे लेने, ऐसे करके उसने 2 फ्लोर ऐसे बनाए कि ना तो वो बने और ना ही वो पूरे हुए, मतलब ऐसे छोड़ दिए बीच में। लड़ाई झगड़ा बीच में इतना बढ़ गया था कि बीच वाला जेठ जाके एक बार तो बड़ी ननद के हस्बैंड नहीं है तो बड़ी ननद को भी पीट के आए थे वहां पे। हालांकि अभी
1 डेढ़ महीने पहले वो बड़ी ननद एक्सपायर होगी। तो मतलब बड़ी ननद को भी इतनी नफरत हो चुकी थी इनसे कि उन्होंने अंतिम दर्शन भी नहीं दिए। अपने बेटे को बोल के मरी है कि धीरपुर वाले तो कोई आना ही नहीं चाहिए मेरे उस पे। उसके बेटे ने किसी को भी नहीं बताया, ना किसी को दिखाया। तो उसको भी पीट के आए थे, फिर भी वही लड़ाई झगड़ा चलता रहा। बीच वाले जेठ ने तो ऐसा गेम घुमाया कि सबको उल्टा बोलना, कभी किसी को। उसको पता लग गया कि बड़े वाले जेठ की लड़कियों ने लड़के पसंद कर रखे हैं, लव मैरिज करेगी, तो उनको भी मारना छेड़ना, जो भी कहना सुनना चलता रहा। खुद घर से निकल गया क्यों केस था उसके ऊपर, उसको डर था कि कभी मेरे को ना पकड़वा दे। हालांकि 2016 में मेरे हस्बैंड जाने के बाद वो जेल में भेज दिया था, बड़े वाली जिठानी ने कंप्लेंट करके। तो वो 15 दिन रह के आया था जेल में। उसके बाद वो तो लग गया कि वो बाहर आ गया, तो अब तू जो मर्जी कर। तो उसने फिर वही अपना काम शुरू कर दिया। इतना झगड़ा बढ़वा दिया जेठ जिठानी में और मेरे हस्बैंड में कि एक दिन दोनों भाइयों में बहुत ज़्यादा लड़ाई होगी, बड़े वाले जेठ में मेरे हस्बैंड ने। बीच में मैं आई, बोली, समझाया। तो बड़े वाले जेठ ने, जो सबसे बड़े हैं, हालांकि मेरे बाप की उम्र के हैं, वो उन्होंने मेरे को बोला कि तू विधवा होएगी। उस दिन मेरे को इतना गुस्सा आया था कि पता नहीं मैं क्या कर दूं। फिर भी मतलब वो कहते हैं ना कि बात भुलाई नहीं जाती, तो वो बात मैं आज तक भी नहीं भूल पाई हूँ जो उसने मेरे को ये शब्द बोले थे। हो गया झगड़ा, एक दिन हुआ जिठानी के साथ झगड़ा। हस्बैंड ने ड्रिंक कर रखी थी, जिठानी के साथ हो गया झगड़ा। कवा सोनी होती रही। मैं ले गई हस्बैंड को ऊपर रूम में, मैं कि खाना खा लो। मैं खाना लेके ऊपर चली गई। ऊपर जाके वो कह रहा कि नहीं, मरूंगा आज तो मैं, मरूंगा मैं। मैंने उनको भी सुनाया उस टाइम पे। मैं कहा रोज के ड्रामे हो लिए, तुम कदे सुधरोगे कि नहीं सुधरोगे। तो छत से मैं उनको क्या सुन के उतार लाई, चुपचाप आगे वो रूम में बैठ गए। थोड़ी देर लेटे, मैं सोची हो गया गुस्सा शांत, सब ठीक है अब। थोड़ी देर में बोले कि मैं नहा के आता हूँ। तो वो ऊपर बाथरूम था, ऊपर चले गए नहाने। वो काफी देर तक आए नहीं बाथरूम से। तो मैं सोची मैं कि मैं जाके देखती हूँ क्या कर रहे हैं क्या नहीं। मैं गई तो मुझे वो बाथरूम में नहीं दिखे। फिर मैं छत पे चली गई। तो छत पे जैसे ही मैं लास्ट सीढ़ी पे चढ़ने लग रही थी, तो मेरे को दिखाई दिया कि वो ग्रिल पे बैठ के और एकदम से पीछे। अब वो ये समझ नहीं आया कि वो जानबूझ के हुए हैं या फिर मतलब मजाक मजाक में हो गए वो। क्योंकि वो उसकी आदत थी, उसने कई बार ऐसे ही डरा भी रखा था। वो कहते हैं ना भगवान हर टाइम साथ नहीं देता, तो उसने कोशिश तो कई बार ही की थी। तो उस टाइम वो गिर गए छत से। स्कूल है पीछे, तो स्कूल में गिरे वो। मैं ऊपर से चौथी पांचवी मंजिल से आई भागते हुए। हालांकि सर पे चुन्नी रहती है हमेशा, गांव में या इधर भी। गली में भागती रही, पता ही नहीं चला कहाँ चुन्नी है कहाँ मैं हूँ। मतलब वो स्कूल भी उस टाइम पे इतना दूर हो गया मेरे से कि स्कूल ही नहीं आके दिया मेरे से। पहुंची, गेट खुलवाया स्कूल का, मेन गेट। ग्राउंड भी बहुत बड़ा है, घूम के वहां तक पहुंची तो उसको ज़्यादा ही चोट लग चुकी थी। रीढ़ की हड्डी भी टूट गई थी, पैर भी टूट गया था, हाथ भी टूट गया था। और मतलब छाती की हड्डी टूट के दिल में छेद हो गया था उनके। फिर मेरे पीछे पीछे तो बड़े जेठ जिठानी भी गए, भाई ये क्या हो गया। फिर गली में मैं तो किसी को जानती नहीं थी ना, मैं किसी से बोलती थी ज़्यादा, मेरा किसी से कोई मतलब भी नहीं था। उन्होंने किसी पड़ोस में लड़के की गाड़ी बुलाई, गाड़ी में लेके गए ट्रामा सेंटर हॉस्पिटल में वहाँ पे। तो वहाँ पे लेके गए, गाड़ी पूरी खून की भर चुकी थी, उस पे लिटा के लेके गया वो भी। वहाँ पे गए अंदर, डॉक्टर ने बोला मेरे को कि आप इसका वो एक पंप सा होता है, तो इसको दबाते रहो, इसका सीटी स्कैन वगैरह सब कुछ होएगा, और जब तक आप इसको दबाओगे ना, इसमें सांसें रहेगी। मेरे पैर काम नहीं कर रहे और मैं खड़ी खड़ी उसको मतलब पूरे जी जान से उसको दबाते रही, उसके पास खड़ी रही मैं। और वो एक बार मेरी साइड देखे, एक बार आंख बंद कर ले, एक बार मेरी साइड देखे, एक बार आंख बंद कर ले। फिर भी मैं उसको मतलब पूरे जी जान से उसको लगी रही थी मैं, जो भी। उसके बाद बोला डॉक्टर कि अब आप बाहर जाओ,
शायद वो उस टाइम तक मुझे तो दिख रहे थे कि हाँ उसमें सांस है, लेकिन शायद उसमें नहीं था कुछ भी। डॉक्टर बोले कि आप बाहर जाओ। मैं बाहर आ गई, मैं सोची सब ठीक है। इतनी देर में बड़े बीच वाला जेठ आ गया, तो उसने जेठानी को बोला कि तेरी वजह से ये सब हुआ है। वह बोले तेरी वजह से सब हुआ है। दोनों एक दूसरे को हॉस्पिटल में ही मारने पीटने लग गए। उसने उसको थप्पड़ मारा, उसने उसको। मैं फिर भी उनके हाथ जोड़ने लग रही, मैं कहा अब तो शांत हो जाओ, कम से कम उसको संभाल लो तुम एक बार जाके। कुछ नहीं, धीरे धीरे रोती रही, बैठी रही। उसके बाद देखूं तो मतलब मुझे नहीं पता था कि वो अब नहीं है। धीरे धीरे मतलब पूरा गांव इकट्ठा हो गया। और मैं फिर भी यही कि शायद वो गिर गए, सबको पता लग गया तो सब देखने के लिए आ रहे कि भाई कि ठीक तो है। तो थोड़ी देर में मेरी मम्मी, मेरा भाई और मेरी बहन भी आ गए। सास ननद साथ नहीं रहती थी, वो भी आ गई वहां पे। मेरी मम्मी आई गांव से रात को 12-1 बज रहे। फिर भी मैंने मेरी मम्मी को बोला, मैं कहा चुप हो जा मम्मी, अभी वो ठीक हैं, सब ठीक है। मैं कहा हो जाओगा ठीक, चोट तो लगी उसके, पर ठीक था। मुझे उस टाइम तक नहीं पता था कि नहीं है। बोले कि फिर एक गांव में एक आदमी, उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा, बोला कोई बात ना बेटा। मैं कि ना वो ठीक है, जो है ठीक है। मैं कहा वो अब मुझे घर ले आए वो। तो पता नहीं क्यों धीरे धीरे मतलब गाड़ी में जो भी मुझे लेके आया था, ननद थी, मम्मी थी, उनकी बातों से मुझे कुछ लग गया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है अब। तो मैं घर आ गई। पता नहीं क्यों मेरे को घर में घुसते हुए मेरी शादी वाला दिन याद आने लग रहा। मुझे नहीं पता क्यों, बट मैं घर में घुसी तो घर भी मतलब लोगों से भरा हुआ था। घर में आ गई तो धीरे धीरे सारा परिवार आ गया यहीं पे। हालत बहुत खराब मेरी, परिवार आ गया। सुबह देखूं तो फिर मतलब मामा भी आ गए सब। तो मतलब सुबह तक मेरे को ये कंफर्म हुआ था कि भाई वो नहीं है। तो उसके बाद आए 12-1 बजे, 2 बजे, बोले कि अब आएगी इसकी डेड बॉडी। उस टाइम तक मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, डॉक्टर को भी बुलाया गया। मतलब मेरे को इतना फील हो रहा है कि मेरे को बहुत तेज बुखार है। डॉक्टर ने चेक किया कि बुखार तो नहीं है इसका। उसको ले आए, सारे काम हुए, उसको ले गए। ले जाने के बाद वही चलता रहा सब कुछ, सब आना जाना लगा रहा काफी दिन तक। जो भी आवे मेरी सास बहुत अच्छे से भाई बोल रहे सबको कि मैं बैठी हूँ, सुमन को मैं संभालूंगी। जो भी है सबको यही मतलब तसल्ली थी कि हाँ भाई सुमन का परिवार अच्छा है, वो संभाल लेगा उसको। क्योंकि ये जैसे भी थे, मैंने कभी अपने घर में जिक्र नहीं करा था कि भाई ये कैसे हैं। सबको यही था कि बहुत अच्छा परिवार है भाई, हो जाएगा लड़की का गुजारा, कोई दिक्कत नहीं है। 13 में भी होगी। हालत ऐसी हो गई थी कि बिल्कुल शरीर में मतलब पूरा जैसे कंकाल हो बिल्कुल। ना बेटे का ध्यान, ना अपना ध्यान। मम्मी ने छोटी बहन को छोड़ दिया मेरे पास कि भाई ये काम करते ही खाना वाना बना देगी, ध्यान रख लेगी। छोटी बहन रही 3-4 महीने तक, अकेली हो गई थी मैं। ऐसे ही चलता रहा धीरे धीरे। 1 महीना भी हुआ, 2 महीना भी हुआ। तो मेरे बीच वाले जेठ की और मेरी सास की लड़ाई होगी। जेठ खाना खाने लग रहा था और सास के साथ लड़ाई होगी, थाली भगा के चला गया। सास ने तभी फोन कर दिया छोटी ननद को कि भाई मैं तो यहाँ नहीं रहूंगी। हालांकि पापा मरने के बाद मेरी सास ननद के पास ही रहती थी, हमारे पास तो रहती ही नहीं थी। बोली कि मैं यहाँ नहीं रहूंगी। रात को 11:30 बजे छोटी ननद आई, लेगी। मेरे को किराया मिलता था, मेरा गुजारा हो रहा था। तो सास ने बोला कि तू किराया घर में खर्च ले बेटे,
और तेरे बेटे की फीस हम भराएंगे। मैंने उनको एक बात कह दी थी, मन रुपया तो कोई मतलब नहीं है, तुम सारे मिलकर मेरे एक बेटे ने पढ़ा दियो, मैं तो थारी काम वाली बन कर रह लूंगी इस घर में, मन कोई दिक्कत नहीं है। मेरे से पूछा गया दूसरी शादी की भी पूछी, क्योंकि 19 साल की मेरी शादी हुई थी, जब मैं 25 साल की थी तो हस्बैंड चले गए थे। तो पूछा गया दूसरी शादी की भी, मैंने मना कर दिया कि नहीं, अब मैं अपने बेटे को नहीं छोड़ सकती भाई, मैं नहीं करूँगी दूसरी शादी। बहुत घनी बार बोला गया ये चीज़ें, नहीं मकान नहीं करनी मुझे। अब पास में पैसे भी नहीं कि हस्बैंड को जॉब हो तो पैसे मिले हों, कुछ नहीं पास में। तो धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा। जेठ था घर में, सब अपना अपना किराया ले रहा, खर्चा मैं करती रही। टाइम आया बेटे की फीस का, मैं कही बेटे की फीस भरनी है, पैसे दे दो। सास ने जवाब दिया, हम कहाँ से दें। जेठ ने बोला कि मैंने तो अपनी गाड़ी का काम करा लिया, मेरे पास तो नहीं है। मैं कि तुम लोगों ने बोला था कि भाई तू खर्चा करती रह, जो भी तेरे पास पैसे हैं। और दिल्ली में तो भाई खर्चा ही बहुत है, सच बताओ तो मैंने कर मकाई पैसे मैं कहाँ थे, बोला हमें नहीं पता कहाँ से फीस भरेगी। तो मैं कि ठीक है, मैं अपने भाई से लेती हूँ। उस बीच सारा परिवार रहता था, तो बिजली का बिल भी हमारा 15-20 हज़ार रुपया आ गया था, तब वो भी भरना। मैंने सबको बोला भाई किराया तुम ले रहे हो तो बिल तो भैया बांट लो उसमें। बोले कि हमारे पास तो नहीं है, तू पैसे ले ले किसी से भर ले। भाई को बोला, भाई बोला कि ठीक है मैं दे दूंगा, पर भाई मेरा भी इतना भी तक होना कि मैं पैसे दे के भूल जाऊं, आज ना तो कल फिर मैंने चाहिए वापस दे दो तो बताओ। और बोला तेरे तो मैं छोड़ भी दूं सारे कुंबे का, भाई मैं कैसे कर दूंगा। तो सास बोली ठीक है हम दे देंगे। दे दिए भाई ने पैसे, काम हो गए सारे। उस भाई ने वापस चाहिए थे तो मना कर दी सबने कि हमारे पास नहीं है। मैं कहा मम्मी आपने टाइम दिया था कि भाई हम दे देंगे। मम्मी ने छुट्टे जवाब दिया सास ने कि मैं कि अपनी किडनी बेच के लाऊं पैसे, मेरे पास नहीं है। तो मैं कहा किराया तो सबका बट रहा है, सब ले रहे हैं भाई, नहीं दिया, हो गया सब खत्म। 2017 छमाई, 2016 के नवंबर में छमाई थी हस्बैंड की। सास ने सास ननद के पास थी। मैंने फ़ोन करा कि मम्मी छमाई पे। मम्मी ने मेरे को एक बात पूछी, मेरे को आज भी वो चीज़ बहुत फील होती है कि तूने मतलब जो छमाई पे आएंगे उनके सूट ले रखे हैं। मैं कि मम्मी मेरे तुम का सब कुछ गैर तन्ने सूटा की लाग रही है, मका मेरे बेटी की शादी थोड़ी है जो मैं सूट ला के दूंगी सबको। भाई अगर ये रीति रिवाज है तो इतने तो भाई घर में भी रखे हैं, आप दे दियो आके। मम्मी आई, बैठी, गांव वाले इकट्ठे हुए, गांव वाले ने बोला भाई इस बहू का कुछ समाधान करो। सास और ननद कमरे की कुंडी लगा के अंदर बैठेगी, ना तो किसी से बोली ना बैठी ना कुछ नहीं, बस हवन पे एक मेहमान की तरीके से वो आई थी। हवन होते दोनों ननद और सास चली गई। 2016 में ये सब हुआ। 2017 में चलता रहा ऐसे ही। 2017 की मई तक मतलब इतने रिश्ते खराब हो चुके थे कि बहुत ही ज़्यादा। 2017 की 10 मई, मतलब बेटा बीमार तो कई दिन से था, पता नहीं उसकी क्या ही बीमारी थी। पैर इतने मोटे हो गए, इतने मतलब जो बोलते हैं ना दफड़ हो जाते इतने गंदे तरीके से कि नाखून भी लगे तो खून आ जाए। बेटे को वो बीमारी होगी। घने दिन हॉस्पिटल में लेके जाती रही, आती रही, नहीं हुआ ठीक। एक रात तो बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। रात के 11 बज रहे, पड़ोस में प्रोग्राम, जेठ उधर आया हुआ। रात के 11 बजे बारिश हो रही बहुत, लड़की थी एक किराए पे, मैं उसको लेके ऑटो करके हॉस्पिटल में चली गई। बीच वाले जेठ ने गार्ड रहता है यहाँ कॉलोनी में, तो गार्ड से बोला कि उसका पीछा कर। मुझे नहीं पता उस लड़के ने कब तक पीछा किया कब तक नहीं किया, बट उसने बाद में बताया मेरे को कि उन्होंने बोला था। हॉस्पिटल में चली गई, संत परमानंद हॉस्पिटल में, उन्होंने इमरजेंसी में देखा। उन्होंने बोला कि कलावती हॉस्पिटल में ले जाओ, बच्चों का स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, वो है सरकारी बट बच्चों का है। रात को वहाँ लेके गई। पड़ोस में सामने एक का फ़ोन आया, भाभी कहाँ हो आप। मैं कि ऐसे ऐसे लक्ष्य है बीमार हो गया है बहुत ज़्यादा, मैं उसको लेके हॉस्पिटल आई हूँ।
उस लड़के ने बोला कि कम से कम आप हमें बता तो देते, पापा गुस्सा कर रहे हैं, गाड़ी थी घर में, हम अपने गाड़ी में लेके चलते। मेरे से मतलब बोला ही नहीं गया और रहूं मैं कि मैं क्या बोलूं कि भाई अपने ने तो ख्याल नहीं, और पड़ोसी भाई पूछ रहे हैं मेरे से। चली गई, 10 मई की बात है 2017 की। बेटा उड़ा कर लिया, एडमिट कर लिया। 12 मई को बड़े जेठ की बेटी की शादी। गांव में से जो भी जा रहा सबने बताया कि भाई मैं इसका बेटा बहुत ज्यादा ही बीमार है, बहुत ज्यादा। उसका फेरा तो ले लो। ना सास ना ननद ना बड़े जेठ जेठानी किसी ने भी कोई मतलब नहीं था। बीच वाला जेठ आया एक पड़ोसिया की तरह वहां पे, देख के पूछ के बोल के चला गया। 1 हफ्ते एडमिट रहा। 15 मई को हस्बैंड को 1 साल होने वाले थे, तो 16 मई को उसका हवन भी खुद ही करवा दिया बीच वाले जेठ ने। हमें तो पता ही नहीं, हम हॉस्पिटल में, वो जबरदस्ती उसकी छुट्टी करवा लाए वहां से कि हवन में बैठाना है बेटे को। आ गए, हवन हुआ। हस्बैंड के बरसी से 3 दिन बाद मेरे बेटे का जन्मदिन आता है, 19 मई का। तो उस दिन जन्मदिन था बेटे का। तो उसका तो जन्मदिन हमने 3 दिन हुए थे मेरे हस्बैंड को सिर्फ। जब भी उन्होंने जिद की थी कि मेरे को केक खाना है, 3 दिन में भी हमने उसके लिए केक काटा था। 1 साल बाद भी फिर बच्चे का जन्मदिन तो बनाना था, उसको तो खुश रखना था। उसका फिर जन्मदिन आ गया, केक काटा, खिलाया। उसका तो वही फिर हाल बीमारी में, उसको नहीं रहा, सारा घर उल्टिया था भर दिया बिल्कुल। 20 तारीख 2017 मई, बेटे की हालत ऐसी कि बिल्कुल मेरे हाथा में। परिवार में जिठानी है, उसने फोन कर दिया मेरे जेठ को, अब हमारी लड़ाई इधर ही रह जाएगी, एक बार उस छोरे ने तो संभाल लो आके। वो खुद तो नहीं आया, एक पड़ोसी को भेजा कि जाके भाई देखियो एक बार घर पे क्या हो रहा है। बेटा बैठा, बेटे को हॉस्पिटल लेके गए। जेठ वहीं पे आया हॉस्पिटल में ही। पहले तो कलावती लेके गई, उन्होंने तो मतलब एक्सेप्ट ही नहीं किया कि हम दोबारा से इसका ट्रीटमेंट करेंगे। उन्होंने रेफर कर दिया सुंदरलाल जैन हॉस्पिटल में, एक आरएमएल है उसमें, एक गंगाराम में। इतनी देर में बीच वाला जेठ वहां पे आ गया था। उसने गाड़ी में बैठे, परिवार में जो ताऊ के बहू वो मेरे साथ थी, गाड़ी में बैठे। उसने गाड़ी में बैठते ही मेरे से पूछा कौन से हॉस्पिटल में लेके जाएगी, प्राइवेट में या सरकारी में। उससे पहले मेरे भाई का फोन आ चुका था, बोला बेबे मेरा चाहे किला बिक जाइयो पर छोरे ने दिखाने का भरोसा मत रखे कितने भी, तू तेरा जड़े जी कर तने 9 लाख तक छोरा ठीक हो जाएगा, तू उस हॉस्पिटल में जाइए। जेठ ने गाड़ी में बैठते पूछा कि कौन से हॉस्पिटल में लेके जाओगी, मैं कि गंगाराम में, प्राइवेट में। बोला पैसे ले रही है इतने, ये जवाब था उसका। जेठानी ने ताऊ के बहू है, उसने बोला कि तू लेकर चल, कुछ सुमन ले रही है, कम पड़ेंगे तो मैं भी ले रही हूँ। गंगाराम हॉस्पिटल में चले गए, वहाँ इमरजेंसी में लेके गए इसको। वहाँ पे इसका देखा, इसको दवाई वाई दी, थोड़ा इसका आराम हुआ। सिर्फ मात्र 400 रुपए की वहाँ से दवाई आई थी। और वो जेठ के ड्राइवर ने गलती से लिफाफे में डाल के मेरे को दे दिया, वो मैंने देख लिया बिल उसका। हालांकि जेठ ने मना किया था उसको कि बिल मत दिखाना इसको। मैंने वो बिल देख लिया। उस लड़के ने बोला भाभी बिल वापस दे दो, बताना मत कि आपने देख लिया। मैं कि ठीक है, मेरे को क्या करना है। 10 दिन बाद मेरे को लाना दिया गया कि तेरे बेटे की मैं 4,000 की दवाई लेकर आया हूँ, मेरे पैसे वापस दे दिए। मैं कि ठीक है देंगे पैसे। और बाकी मैं 4,000 की तो ना थी, मगर जो मेरे साथ बैठी थी उसने भी देखा था, 400 रुपए की दवाई थी, तो 4,000 की बता दी। और जब मगर बेटा ही मेरा हो गया भी तुमने नुहे कह दी, तुमका मैं आप पे करूंगी सब कुछ।
चलता रहा। इतने इल्जाम भी लगाए कि बेटे को खाना नहीं देती, इसको मारना चाहती है, जानबूझ के कमजोर कर रखा है, इसको खाना नहीं देती। वो भी बर्दाश्त किया। उसके बाद जब कहते ना कि एक औरत पे मतलब सब कुछ कर कह के सुन के देख लिया तो उसको बदनाम करना शुरू कर दो, वो जब हारेगी। फिर वो बात आई कि लड़के को फोन दे देती है, दूसरे कमरे में रखती है, घर में कौन आ जाए बेटे को पता नहीं लगती, आप उल्टे सीधे काम करती है। वो भी बर्दाश्त करी। उसके बाद पुलिस वाले तो फोन कर देती सास कि भाई मेरे को मार के निकाल दिया, हालांकि रहती नहीं थी मेरे सास मेरे पास, दूर बैठी। पुलिस वाले को फोन कर देती, रात को 12-12 बजे पुलिस को भेज देती कि उसने मेरे को मारा। पुलिस वाले आते, आपकी सास का फोन आया। मगर मेरे पास तो इतने दिन से वो रह ही नहीं रही। अब वो घर में आते तो उनसे तो बोलती तो सही, में जवाब तो मेरे को ही देने पड़ते। फिर उसके साथ बदनाम कि पुलिस वाले घर में आते हैं, वो भी बर्दाश्त करा। फिर वही चीजें कि ये तो गंदे काम करती है, लड़कियां रखती है, इलीगल काम चला रही है घर में। कभी गेट तोड़ के गया जेठ, कभी मोटर उठा के ले गया, कभी किराया बंद कर दिया। एक समय ऐसा आया कि मतलब मेरे पास खर्चे के लिए सिर्फ 3,000 रुपये मिलते थे मेरे को। उसमें चाहे मैं बच्चे को पढ़ा लूँ, चाहे मैं घर का खर्चा कर लूँ, चाहे कुछ भी कर लूँ, मैं सिर्फ 3,000, मेरा सारा किराया बंद करा गया। कोई बात नहीं, मामा से बताई, मांडोठी मामा है, मामा से बताई, मामा राय मामा ने बात करी, भाई तुम चाहो के हो भाई छोरी का जो हिस्सा है उसने दे दो, सुख शांति तो रहो, तुमने ना थारी बनती था। हाँ वर्दी मामा से तो कि हाँ दे देंगे। मामा जाने के बाद बोले कि ले लेना तो हिस्सा, तो तेरे बाप के घर ते लाई थी। मैंने एक दिन, वही बात है कि इतनी बार सुन सुन के ये चीजें, मैंने भी मेरी सास को यही बोला, मैं कहा मम्मी अब मेरे तो कह दो हो अगर अपने बाप के घर ते लाई हो, मेरे तो पहला तो आप भी आ रहे हो इस घर में, पहले आप ले आओगे फिर जिठानी ले आऊंगी, मेरा नंबर तो बाद में है, पहले तुम ले आओ बाद में मैं ले आऊंगी। वो बातें चुप गई उनको। उनका ये था कि वे चाहे मेरे को कुछ भी बोले, बट अगर जय मन ने बोल दिया तो बहू की गलती। कोई बात नहीं, मम्मी चली गई अलीपुर एडीएम ऑफिस सीनियर सिटीजन का बहाना लेके कि मेरे को मारती है, घर से निकालती है। वो भी झूठ चलता रहा उसका, अभी भी चल ही रहा है। वो कानून से एक तो रिक्वेस्ट जरूर है मेरी, एक्ट तो ये अच्छा बनाया सीनियर सिटीजन का, लेकिन इसकी इंक्वायरी जरूर कर लिया करो। हालांकि एक आधे सास हुए भी हैं भाई दुखी, बट सारी भी नहीं होती। अगर वो झूठ बोले वहां पे और सब उसको सच माने, तो वहां भी चलता रहा। आज भी वो वहीं पे खड़ी है कि मेरे को मारती है, उसी कोर्ट में उसकी तो सुनवाई हो जाती है कि वो सीनियर सिटीजन है, लेकिन मैं फिर भी बहू, मैं रानी बाग गई वुमेन सेल में, वहां उनको 2 बार गई मैं। पहले तो उन्होंने मेरे को बोला कि ये वाला केस कर दे डोमेस्टिक वायलेंस का, भाई ये तुम्हारा प्रॉपर्टी का मैटर है। मैं वहां से आगे बंद करवा के मैं कहा चलो कोई नहीं। मैं दोबारा फिर वहां पे गई, उन्होंने फिर वहां पे उनको बुलाया। पहले तो बोल दिया कि हम जबरदस्ती नहीं बुला सकते किसी को। मैं वहां पे गई, उनका नाम भी लिखवाया। बीच वाले जेठ ने आके अब मेरी आंखों आगे अपना नाम कटवा दिया कि मेरा नाम हटाओ यहाँ से, और उन्होंने हटा भी दिया। मैं वहां पे ऑफिस में गई कि ऐसे हो रखा है भाई, वो मेरे को इतना परेशान कर रहे हैं। उन्होंने नहीं सुनी, मेरा केस बंद कर दिया। बोले हम पुलिस के वहाँ ऑफिस में भेजेंगे तो आपको वहाँ बुलाया जाएगा। 1-1.5 साल हो गया मेरे को, आज तक भी नहीं बुलाया गया वहाँ पे, ना पूछा गया। 2020 में जून का महीना 7 तारीख बड़े वाली जिठानी ने आके और मुझे ताले भीतर बंद कर दिया। शाम के 3 बजे बंद किया था। माँ बेटे अंदर रहे सारी रात, कैमरे लगवा रखे थे इनके डर से, कैमरे में देखते रहे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सारी रात ताले भीतर रहे, भूखे रहे। जून का महीना, ना खाने का जी करे ना बनाने का जी करे। अब बेटा तो छोटा उसे तो चाहिए, कदे मैगी बना कर दे दू बेचारे, तो कदे आम काट कर दे दू, कदे गैलरी में जाकर देखूं, कदे
कैमरा में देखूं। मतलब टाइम ऐसा काटा मैंने कि मैं सारी सारी रात गैलरी में घूम के अपनी रात काट देती थी। मैं उसको सोती नहीं थी मेरे हस्बैंड जाने के 3-4 साल बाद तक तो यही रहा मेरे साथ। एक तो डर, एक नींद नहीं आती सुबह बेटे को स्कूल छोड़ के, और जब सोती थी मैं काम खत्म करके। जेठानी ने बंद कर दिया, ससुर बड़े जेठ जेठानी और उनका बेटा तीनों ने। पुलिस को फोन करूँ, पुलिस आए तो ताला खोल दे, देखो जी हमने तो बंद ही नहीं कर रखा। वो जाते फिर बंद कर दे। सुबह 7 बजे मेरा गांव है पटौदी के पास नानू खोड़, काफी दूर है, 3 घंटे का रास्ता है। वहां से मेरे मम्मी और मेरे भाई आए तो जो हमारा मेन गेट है वो भी ना खोले, वो कि नहीं खोलूं। जैसे खोला तो मम्मी के साथ हाथापाई करने लगी। लड़ाई झगड़ा होया, कोर्ट भी गए, मेडिकल भी होया, जो भी हुआ उसका आज उसका भी केस चल रहा है। फिलहाल टाइम मेरे पे 5-6 केस चला रखे हैं। मेरा ऐसा टाइम हो गया था कि मैं कोर्ट में रहती थी, बच्चे की छुट्टी हो जाती थी, यहाँ से स्कूल वाले फोन करते थे कि अपने बेटे को लेके जाओ भाई टाइम हो गया। मैं उनको कहती मैं थोड़ी सी देर और बैठा के रखो, मैं कोर्ट में हूँ, मैं आके अपने बेटे को लेके जाऊंगी। 1-1 घंटा वेट कराया मेरे बेटे ने स्कूल में। आके स्कूल लाती, खिलाती पिलाती, मतलब ना मैं कोई काम करने की ना मैं कहीं जाने की। आज मतलब ऐसा हो चुका है कि अगर घर जाऊं तो किराएदार न भगा दे है। एक मतलब जो होते हैं ना जेल, इसी के भीतर रह गई हूं मैं। ना तो वो समाधान करते ना कुछ, बस लड़ाई झगड़ा। अभी धीरे धीरे करके ना अपनी एक छोटी सी कपड़ा की दुकान करी तो उसमें भी वो लड़ाई झगड़े के लिए आगे, वही गंदी गालियां, वही उल्टा सीधा बोलना कि हम तेरे को कुछ करने ही नहीं देंगे। बीच वाला जेठ मेरे को बोल के गया है कि तेरे हाथ में कटोरा नहीं दिवा दिया ना तो मैं भी बिल्लू की औलाद नहीं हूँ। रिकॉर्डिंग है इन चीजों की आज भी मेरे पास, कि कटोरा दिवा के मानूंगा मैं कि कोई बात नहीं, तू दिवा ले, भूखी तो मरू नहीं मका मैं। तने जो करना है तू करता रह, जितने केस करने हैं तू केस करता रह। ऐसे ही अपनी धीरे धीरे लाइफ सेट करी। आज बेटा अभी मई में 13 साल का हो जाएगा। रहना सहना सीखा, करना भी सीखा। अकेले पेरेंट्स को तो मतलब हर जगह हैंडल करना पड़ता है। एक तो होता है कि घर में ही रह के हैंडल हो जाए सारी चीज, मुझे कोर्ट भी जाना, स्कूल भी जाना, घर भी संभालना, और अब दुकान की तो दुकान भी संभालना। बहुत सारी चीजें हो जाती है अकेले पेरेंट्स के लिए तो। बट सब आज के टाइम में मैंने हैंडल कराया है। कहने वाले तो कह भी दे हैं अब भाई ऐस ले रही है, क्या की कमी है, या ऐस मैंने नुए ना मिली। मैंने बहुत कुछ झेला है अपनी जिंदगी में, बहुत ज्यादा। आज 2 पैसे मेरे तो किराया तक भी बंद कर दिया था इन्होंने। खाएगी नहीं तो भाग जाएगी, एक रट्टा लगा रखा है कि तू जा यहाँ से, तू छोड़ दे यहाँ से, तेरे को घर से निकाल के मानेंगे। तो बस यही सब जिंदगी में चलता रहा। अब बेटा बड़ा हो रहा है तो थोड़ा सा ये दिखता है कि हाँ मेरे साथ खड़ा होने वाला हो रहा है। बेटे को भी अभी पीछे धमका के गया था कि तेरे को भी देख लूंगा, या मेरे को धमकी देते हैं कि होने दे इसको बड़ा, फिर देख लेंगे तेरे को। अब मैं तो कैसा में उलझ के रह गई, अपनी जिंदगी जैसी भी थी जी ली, और चल ही रहा है। आगे बेटे की वो कैसी लाइफ करते हैं, बस भगवान से मैं तो यही कहती हूँ। प्रॉपर्टी तो भाई आनी जानी चीज है, केस मनाने के नुए लड़ने हैं, बस मेरे बेटे ने सही सलामत रहा कि मैंने और जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए। आज मैं अपने कपड़े की दुकान कर रखी है, सुमन फैशन हाउस के नाम से मेरी आईडी है, तो उसी से मेरा काम चलता है जो भी है। बस यही मेरी कहानी है जिंदगी में। समझ नहीं आ रहा कहाँ से कैसे क्या होया, कैसे मैं संभली हूँ। बस धीरे धीरे जो भी होता गया बस सब बर्दाश्त करते गए और आगे बढ़ते गए जिंदगी में। यही है कि ऐसा दिन भगवान किसी को भी ना दे, जैसा मेरी जिंदगी में आया ऐसा ससुराल भी किसी को भी ना दे जो मुझे मिले।